मित्रों, महाकवि सुशील राकेश कहानी समग्र का प्रकाशन रवीना प्रकाशन ने किया, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा जी हैं। इस कहानी समग्र में 17 कहानियाँ हैं। मैं धीरे धीरे इन सभी कहानियों का वाचन कर रहा हूँ। आइए अगली कहानी में पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भरोसा। उस दिन नासिर बड़ा उदास होकर घर लौट रहा था तो डाक बंगले वाली सड़क के नुक्कड़ पर चाय की दुकान के पास ही बैठे मिसुर ने उसे आवाज़ दी। वह उसके पास चला गया। मिसुर ने उसकी खूब पढ़ती थी। उसी के कहने पर उसने प्रौढ़ शिक्षा गोष्ठियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। मिसुर डाक बंगले का जमादार था। आए गए उसकी बड़ी सहायता भी करता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि बचपन में वह उसे जबरन अखाड़े में कूदा देता था। धीरे धीरे ये अच्छा पहलवान हो गया था। जनपद में वह सबसे अव्वल रहने के कारण उसे डाक बंगले में नौकरी मिल गई। मिसुर के बारे में उसे यह भी पता था कि वह बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति है। दंड फंक कर वह अपना काम निकाल अवश्य लेता है, काम चाहे कैसा भी हो। नासिर को भरोसा था कि अगर काम न हुआ तो वह मिसुर से कहकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र अवश्य ही खुलवा लेगा। नासिर के पास बैठते ही मिसुर ने उसके हालचाल पूछा तथा उदासी का कारण भी। डाक बंगले का किस्सा मिसुर को तो बहुत अच्छी तरह मालूम था, किंतु वह चाहता था कि नासिर उसे अपने शब्दों में कुछ बताए, इसलिए वह कुरेद कर उससे पूछ रहा था। गोष्ठी का किस्सा बयान करते समय नासिर असली बात पर जाते जाते संकोच कर रहा था। चाय पीते पीते ही उसे मिसुर से पता चला कि जिलाधीश महोदय आने वाले हैं, वह जो चाहें काम करा सकते हैं। नासिर उसकी बात सुनकर मिन्नतें करने लगा। काफ़ी देर तक उसी चाय की दुकान में बैठकर दोनों बतियाते रहे। पूरे जनपद में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से चल रहा था। सरकारी कर्मचारी हो या बाबू या राजनेता, सभी इस योजना को सफल बनाने में जुटे थे। लगता था कि सारी सत्ता शक्ति इस काम में लग जाएगी। डाक बंगले में आए लोग अक्सर एकत्र होते और इसके विस्तार की चर्चा अवश्य करते थे। नासिर डाक बंगले की बैठक में कई बार गया, किंतु उसकी किसी ने एक न सुनी। नासिर अपने समय का नामी पहलवान था और रोज़ कम से कम 20 अखाड़ों में जाकर गुरुवाई करता था। उसने इस जनपद में कई पहलवान निकाले और उसका शरीर शिथिल हो गया था। उसका पैर 2 जगह से टेढ़ा भी हो गया था और वो केवल अपने गांव के अखाड़े में ही गुरुवाई करता था। नासिर को नई सरकार बनने पर बेहद खुशी हुई थी। उसे भरोसा था कि नई सरकार उसकी जल्दी सुन लेगी और इसीलिए उसने बहुत मेहनत की थी। यहाँ तक कि उसका पैर तोड़ने में जिस प्रधान ने शत्रुओं का साथ दिया था, उसका भी उसने बेहद साथ दिया। उसकी सरकार को बने 2 वर्ष बीत चुके थे। जब से उसने प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त की, तब से उसके मन में ये इच्छा जाग गई कि वह भी अपने गाँव में प्रौढ़ लोगों के लिए केंद्र खोल दे। बैठे बैठाए कुछ तो मिलेगा। उसे अध्यापक रखने के लिए ज़्यादा आदमी नहीं ढूंढने पड़ेंगे। एक तो उसकी लड़की स्वयं है और 1-2 वह अपने करीबी लोगों को रख लेगा। जिस दिन जिलाधीश महोदय आने वाले थे, उसके 2 दिन पहले मिसुर नासिर के घर गया, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसके आने के पहले अवश्य सूचित कर देगा। मिसुर को देखते ही नासिर बेहद प्रसन्न हुआ और उसे उस दिन बिना खाना खाए आने नहीं दिया। मिसुर जानता था कि इस लंगड़े को कोई केंद्र खोलने की अनुमति नहीं देगा। पार्टी के लोग दौड़ धूप कर रहे थे, जिससे उन्हें केंद्र खोलने की अनुमति मिल जाए। नासिर के ही गांव के नेता बहुत जोर मार रहे थे। कईयों से जिलाधीश महोदय पर जोर भी डलवाया। सबकी जांच पड़ताल कर अनुमति देने के लिए जिलाधीश महोदय पधार रहे हैं, ये सूचना भी उसे सुकुल ने ही दी थी। बाद में उसे आदेश मिला कि वह पूरे डाक बंगले की सफाई करा दे। सरकार आ रही है। यही सब गाथा सुनते हुए उसने नासिर के घर में पूरा दिन काट दिया। नासिर की लड़की सतीशा उसकी आंखों में बसी थी। वो चाहते हुए भी सतीशा से बात नहीं कर पाता और न ही उसका हाल चाल पूछ पाता। उस दिन जाते हुए नासिर से वह ये भी कह गया कि सतीशा को लेते आना। सरकार से यही कहेगी, तुम्हें सरकार नहीं भी कर सकते हैं, किंतु सतीशा के कहने पर मना करने की संभावना कम है। फिर मैं सब कुछ कह दूंगा। सरकार बड़ी दयालु हैं। सतीशा को सुबह से भेज देना,
कुछ काम धाम भी कर देगी तो अच्छा रहेगा। नासिर नहीं चाहता था कि सतीशा वहाँ जाए, किंतु मिसिर की बात उसके मन में जम गई। वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए अघाता नहीं था। सरकार के आने के दिन सतीशा को भोजन बनाने के लिए लगा दिया गया। उस दिन समय से 1 घंटा लेट जिलाधिकारी महोदय आए। उनके डाक बंगले पर पहुंचते ही सभी नेताओं ने उन्हें घेर लिया। नेताओं के अलावा तहसील के सभी अधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे। सभी उनके आसपास भी मंडरा रहे थे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और गोष्ठी बहस की स्थिति को पार करते हुए किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। नासिर गोष्ठी को एक कोने में बैठा सुनता रहा। जिलाधीश ने सभी को शांत किया और अनुरोध किया कि इसे विधानसभा न समझें, कृपया इस बात को गहराई से समझने की चेष्टा करें। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम एक आधारभूत कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम बनाए जाएं, जिसमें पारस्परिक प्रकाशनात्मक साक्षरता कार्य समूह अधिगम हो। प्रकाशनात्मक साक्षरता और गरीब वर्ग के संगठनों का गठन करना आवश्यक है। स्कूल, अध्यापक, विद्यार्थी, ग्रामीण युवा, सरकारी अधिकारी, शिक्षित महिलाएं कार्य कर सकती है। नासिर सुन अवश्य रहा था, किंतु वह इसी उधेड़-बुन में लगा था कि वह सतीशा के कहने पर केंद्र दे देंगे या नहीं। वह सभी को बारी बारी से देखता और चेहरे के भाव को पढ़ने की चेष्टा भी करता। उसी समय नासिर के पेट में ऐंठन होने लगी और मिसुर से कहकर खेत की ओर चला गया और लौटकर हाथ मुँह धोकर फिर गोष्ठी में आकर बैठ गया। अभी भी जिलाधीश महोदय का भाषण चल रहा था। अध्यापकों को पढ़ाने के लिए नियुक्ति का अनुभव ठीक नहीं रहा। जो स्वेच्छा से करना चाहें उसे ही अवसर दिया जाए। अगर इसके लिए व्यावसायिक या सामाजिक शिक्षित महिलाओं को नियुक्त किया जाए तो कार्य सफलतापूर्वक चल सकता है। बाहर बरामदे में पेड़ की छाया के नीचे कई लोग एक साथ नासिर बतिया रहा था। भाषण सुनते समय कई बार उसका मन किया कि वह उठ जाए और जाकर मिसुर के पास बैठे। यह सुनकर करेगा भी क्या। भाषण समाप्त होते होते जिलाधीश महोदय और आगे बढ़ जाते। आखिर उसने उठने का निर्णय ले लिया। मिसुर ने उसे टोका भी। का गुरु, मन नाही लागत है। वह कुछ झेप सा गया और झेप को मिटाने के लिए सरकार की तारीफ करने लगा। अंत में कह दिया कि मिसुर, तुम ही हमारे दाता हो, जो चाहो सो करो। मिसुर 4 लोगों के साथ घिरा था। वो अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था। नासिर की पहलवानी की चर्चा उसने सभी के सामने छेड़ दी। सभी उसकी चर्चा में भाग लेने लगे। डाक बंगले की नौकरी से अखाड़े में उतरना भी भूल गया। नासिर को आज भी वह उतना ही गुरु की दर्जा देता है जितना कि अखाड़े में दिया करता था। वह मन ही मन इस सोच में डूब गया कि मिसुर की गुरु दक्षिणा है वही ऐसी जगह जहाँ सम्मान होता है, नहीं तो आजकल कौन गुरु को पूछता है। गोष्ठी कब खत्म हुई इसका आभास नासिर को तनिक भी नहीं हो पाया। वह निकलने वालों का शोर सुनकर ही सजग हुआ। सुकुल की आवाज़ पर ही वह खड़ा हो गया। सुकुल की बातचीत के दौरान उसे मालूम हुआ कि सरकार ऑफिस से ही कागजात भेजेंगे जिसको उन्हें पूरा करना होगा। उसके नाम केंद्र की सूचना आ जाएगी। वह सुकुल से गांव में बहुत कम बातें करता था। बस उठते बैठते मिल जाए तो पायनागी कर लेता। हालांकि वह भी अखाड़े में था। वह अपने समय का बाका छोड़ा था। सुकुल के जाते ही मिसुर के पास समाचार देने पहुंच गया। सभी एक एक कर खिसक चुके थे। गिने चुने लोग ही बचे थे। उसमें तहसील के अधिकारी खास करके थे। अब बातें मजाक में ही चल रही थी। जिलाधीश महोदय बड़ा हल्कापन महसूस कर रहे थे। केंद्र के सभी कागजात यहीं तैयार करने के आदेश दे चुके थे। डाक बंगले में सन्नाटा छा गया। केवल बाहर बरामदे में मिसुर और नासिर बैठे थे। सतीशा भोजनालय में एक चपरासी के साथ कुछ काम में व्यस्त थी। नासिर ने सतीशा को हिदायत दी कि सरकार की किसी प्रकार की शिकायत न हो, इसका बहुत ध्यान रखे। अगर वो नाराज़ हो गए तो अब केंद्र नहीं खुल पाएगा और सुकुल बाजी मार ले जाएगा। थोड़ी देर में मिसुर को तहसीलदार साहब ने बुला लिया। मिसुर के साथ साथ नासिर भी गया और दरवाजे से सट कर खड़ा हो गया। आगे जाने की हिम्मत उसकी नहीं हुई, क्योंकि मिसुर के इशारे में यह समझ गया था कि जिलाधीश के कमरे में कुछ लोग उपस्थित थे। क्यों मिसुर साहब आज यहीं रुकेंगे? भोजन का कुछ इंतजाम है या नहीं? कुछ देर मिसुर सोचता रहा कि उसे क्या मालूम, नहीं तो कुछ इंतजाम कर लेता। उसे तुरंत आदेश मिला
कि साहब आराम करेंगे, जाओ व्यवस्था करो। वह कमरे के बाहर निकल गया। नासिर को दरवाजे से सटा खड़ा देखकर वह दूसरी तरफ मुड़कर चला गया। लौटा तो आकर उसने नासिर को भोजन की बात समझाई। सभी काम पूरे हो चुके थे। डांग बंगले में अब मिसुर, 2 सिपाही, नासिर, सतीसा ही रह गए थे। चलो गुरु, हम लोग सोएं, अब फुर्सत मिली। वह नासिर को साथ लेकर चला गया। नासिर को न जाने कब नींद आ गई, वो नहीं जान पाया। आज सुबह उठते ही भान उसे तब हुआ जब मिसुर नहीं आकर उसे जगाया। उठो गुरु, सरकार ने केंद्र तुम्हें दे दिया है। ये कहते हुए मिसुर ने नासिर के हाथ में केंद्र के कागज़ थमा दिए। नासिर उन कागज़ों को पढ़ने लगा।